सबको नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी टेस्टेड के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत अपने चल रहा था एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पे ETT, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। ये आपके चैप्टर का नाम है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के अंतर्गत अपने चल रहा था एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की विधियां और मेथड ऑफ एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। मेथड ऑफ एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन यानी एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की विधियां। और मुख्य रूप से एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की दो विधियां होती है। एक आपके नॉन हार्मोनल मेथड, नॉन हार्मोनल मेथड, और दूसरी विधि है हार्मोनल विधि यानी हार्मोनल मेथड। अपने टॉपिक का मेथड ऑफ एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन यानी एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की विधियां। एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एस्ट्रस साइकिल में गड़बड़ी करना या सभी मादा पशुओं को पूर्व निर्धारित समय पर ताव में लाना। तो ये क्रिया अपन दो विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। पहली विधि आपकी नॉन हार्मोनल मेथड और दूसरी है हार्मोनल मेथड। नॉन हार्मोनल विधि है जिसमें किसी भी प्रकार के हार्मोन का उपयोग नहीं करते हैं। बिना हार्मोन के उपयोग द्वारा एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। तो हार्मोनल विधि में हार्मोन के माध्यम से एस्ट्रस साइकिल का मैनिपुलेशन किया जाता है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं कि नॉन हार्मोनल मेथड में किस प्रकार एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है आपके उचित पोषण द्वारा यानी मादा पशु को उचित पोषण देके बिना हार्मोन के उसके एस्ट्रस साइकिल का सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रकाश के समय में बदलाव करके प्रकाश के समय में बदलाव करके। तीसरा पॉइंट है वीनिंग द्वारा और चौथा पॉइंट है आपने इसके नर पशु के उद्दीपन द्वारा, नर पशु के उद्दीपन द्वारा एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। ये मैंने फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ाया था एस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र। उसके अंतर्गत एस्ट्रस साइकिल को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत मैंने बताया था कि पशु का पोषण है, सूर्य की रोशनी है या दिन की रोशनी है, उस नर पशु का उद्दीपन है। ये सब पॉइंट है जो मैंने उसमें बताया था। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ कि अपने को अगर एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पशु का जो पोषण दे रहे हैं उस पोषण में सुधार करेंगे। उचित पोषण द्वारा प्रकाश के समय में बदलाव करके। कई मादा पशु ऐसे होते हैं जो अंधेरे में मध में आते हैं और बहुत से मादा पशु ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अगर दिन की रोशनी में रखा जाता है तो वो जल्दी एस्ट्रस में आ जाते हैं, जल्दी मध में आ जाते हैं। तो उनके प्रकाश के समय में बदलाव करके भी एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वीनिंग द्वारा। वीनिंग का मतलब होता है नवजात बच्चे को माँ से अलग करके पालना, वीनिंग कहलाता है। तो ये भी आप एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन का एक कारक है।
और ये आपके नॉन हार्मोनल मेथड के अंतर्गत आता है। दूसरा है नर पशु के उद्दीपन द्वारा। जब नर पशु को मादा पशु के साथ में रखा जाता है तो वो मादा पशु जल्दी एस्ट्रस या मध में आ जाती है। तो ये सब एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की नॉन हार्मोनल विधि के पॉइंट थे। अब अपन देखेंगे हार्मोनल मेथड। इसमें क्या होता है कि हार्मोन के माध्यम से एस्ट्रस साइकिल का सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। इस विधि में हार्मोन्स के उपचार द्वारा एस्ट्रस चक्र में बदलाव किया जाता है। अगर किसी को देखने में सुनने में परेशानी हो तो बता देना मुझे। और ये बदलाव करने के निम्न तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इसमें ल्यूटेल फेज को खत्म करके। ल्यूटेल फेज को खत्म करके, इसका मतलब होता है कि जब तक कार्पस ल्यूटियम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि अंडाशय पर बनी रहती है तब तक मादा पशु मध में या हीट में नहीं आता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले पशु की ल्यूटेल फेज है उसको खत्म करना। तो इसमें लिखिए आप जब तक कार्पस ल्यूटियम को सीएल लिख रहा हूं इस शॉर्ट फॉर्म में। इस सीएल का मतलब है कार्पस ल्यूटियम। ध्यान रखिएगा कार्पस ल्यूटियम का फुल फॉर्म है, सॉरी सीएल की फुल फॉर्म है कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भकाल को पूर्ण समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो पशु में एबॉर्शन हो जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब तक कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है पशु मध में नहीं आता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके लिए ल्यूटियोलाइटिक व प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन, इसके लिए ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन व एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा मादा को मध में लाया जाता है। कार्पस ल्यूटियम को खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पशु के ल्यूटियोलाइटिक या प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन इन तीनों में से किसी एक हार्मोन को लगाएंगे तो वो हार्मोन क्या करेगा, इस कार्पस ल्यूटियम को खत्म कर देगा। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम खत्म होगी ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और मादा पशु ताव के लक्षण प्रदर्शित करने लग जाएगा, यानी मध में या एस्ट्रस में आ जाएगा।
ये अभी हार्मोनल मेथड में चल रहा है। डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाते हुए डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाते हुए बाद में खत्म करके भी पशु को ताव में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट था आपके हार्मोनल मेथड में ल्यूटेल स्टेज को खत्म करके। दूसरा पॉइंट है डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाते हुए। सब पहले क्या करना है, जो डाइजेस्टस या मध्य विश्राम की अवस्था होती है उसको कुछ समय के लिए बढ़ाना है, ताकि पशु को मध्य में आने के लिए जो भी उसकी क्रियाएं होती है वो पूर्ण कर ले। प्रीमोर्डियल फॉलिकल वगैरह है उनका डेवलपमेंट हो जाए और वो एस्टस या ताव में आने के लिए परिपक्व हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाते हुए बाद में खत्म करके, पहले डाइजेस्टिव स्टेज है उसको बढ़ाना है, उसके पश्चात अपन उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे और उस इंजेक्शन के माध्यम से उस डाइजेस्टिव अवस्था को खत्म करके पशु को मध्य या ताव में लाया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे कि डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा जब तक पशु मध्य में नहीं आएगा। तो डाइजेस्टिव स्टेज को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने के 8 से 12 दिन बाद में उस मादा पशु को प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए, ताकि मादा पशु मध्य या ताव में आ सके। तो ये आपके एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की विधि थी, 2 विधि थी, एक हार्मोनल मेथड और दूसरा है नॉन हार्मोनल मेथड। अब अपन देखेंगे ब्रीडिंग या प्रजनन किसे कहते हैं। अपन पढ़ रहे थे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में शामिल पद या भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के लिए किन किन आयामों को पार करना पड़ता है, वो चीज पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें सबसे पहले अपन ने देख लिया सुपर ओवुलेशन, एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, और अब अपन देखेंगे ब्रीडिंग या प्रजनन। तो मुख्य रूप से ब्रीडिंग किसे कहते हैं, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि संतान या वंशवृद्धि करने के लिए नर व मादा पशुओं में पारस्परिक सहवास करवाना प्रजनन कहलाता है। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में या एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के तौर पर अगर अपन ब्रीडिंग की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे अपने को नर और मादा पशुओं में प्राकृतिक सहवास नहीं करवाना है, उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना है। तो अपन ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के संदर्भ में देखेंगे। ब्रीडिंग या प्रजनन, इसमें लिखिए दाता मादा को उच्च क्वालिटी के
सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करवाना ताकि ओवा निषेचित होकर भ्रूण बन जाए। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं। दाता मादा को उच्च क्वालिटी के नर के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करवाना ताकि ओवा निषेचित होकर भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाए, इसे ही ब्रीडिंग कहते हैं। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियो कलेक्शन। ये जो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।